हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। दोस्तों, गर्मी बढ़ती जा रही है, इसलिए धूप में निकलते समय अपने सर पर कोई कपड़ा ज़रूर रखें और कोशिश करें कि आप भी कोई ना कोई पेड़ ज़रूर लगाएं, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को कुछ राहत मिले। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय में आप लोगों को ठाकुर दत्त जोशी जी की किताब कुमाऊं के खौफनाक आदमखोर से कहानियाँ सुना रहा हूँ। 5 कहानियाँ मैं पहले ही आप लोगों को सुना चुका हूँ और आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इसका नाम है चंपावत का आदमखोर। चंपावत के एक आदमखोर का शिकार जिम कॉर्बेट ने भी किया था, लेकिन आज चंपावत के दूसरे आदमखोर की बात हो रही है। आज की कहानी का मुख्य विलन भी एक गुलदार ही है। उत्तराखंड का चंपावत जनपद नेपाल से जुड़ा हुआ है और टनकपुर रेल टर्मिनल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर चंपावत बहुत ही सुंदर जगह है, जिसके आसपास चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। देवदार, चीड़, बुरास और दूसरे पेड़ यहाँ की सुंदरता को चार चांद लगा देते हैं। ये काफ़ी घना जंगल है और जाहिर सी बात है, घना जंगल होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर भी रहते हैं। यहाँ के आबादी क्षेत्रों में तरह तरह के फलदार पेड़ लोगों ने लगाए हैं, जैसे कि अनार का पेड़, अखरोट, आड़ू, सेब, नाशपाती और चीकू। चंपावत की स्थापना 1997 में हुई थी। चंपावत पहले पिथौरागढ़ जिले का ही हिस्सा था। विभाजन से पहले पिथौरागढ़ उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला था। इसकी सीमाएं एक तरफ नेपाल से, दूसरी तरफ अल्मोड़ा और नैनीताल से लगती थी। चंपावत में एक देवीधुरा रेंज है। इस रेंज में मनाकोट सेक्शन के 2 बीट हैं। मनाकोट एक छोटी सी हाट बाजार है, जहां आसपास के लोग सब्जी की खरीदारी करने के लिए आते हैं। यहाँ पर टैक्सी और जीपों का आवागमन है। यहाँ आपको अक्सर टैक्सी और जीप खड़ी दिख जाएंगी। देखा जाए तो यहाँ पर सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर एक फॉरेस्ट गार्ड थे, जिनका नाम था पुष्कर भट्ट। वो बड़े ईमानदार और भाग्यशाली फॉरेस्ट गार्ड थे। कभी कभी फॉरेस्ट के एसडीओ श्री जीवन चंद जोशी जी यहाँ पर दौरे पर आते थे। देवीधुरा के भूना कांड में 1 साल से गुलदार की छुटपुट घटनाएं हो रही थी। ये गुलदार 3-4 लोगों को घायल कर चुका था, लेकिन इसने किसी को भी जान से नहीं मारा था। इसलिए इस गुलदार पर सरकार की टेढ़ी नज़र नहीं पड़ी थी। 4 अगस्त 1998 की बात है। शाम के समय करीब 5 बज रहे थे। चाड़ासोन गांव के निवासी पूरन सिंह, उनका 8 वर्षीय पुत्र पप्पू अपने घर के आंगन में खेल रहा था। पप्पू एक बहुत ही सुंदर, वाचाल और एक अच्छा बच्चा था। उसकी सभी लोग तारीफ करते थे। पप्पू बहुत बुद्धिमान भी था और उसकी बहन का नाम था शीला। शाम के समय अचानक से मकान के पीछे की तरफ कुछ शोर हुआ। शीला पास में बैठी दादी से बोली, दादी, मकान के पीछे से सरसराहट की आवाज़ आई है। पप्पू और शीला दोनों ही बैट बॉल खेल रहे थे। पप्पू बैट पकड़कर बैटिंग कर रहा था और शीला उसे बॉल फेंक रही थी। बीच बीच में जब वो थक जाती तो अपनी दादी के पास बैठ जा रही थी। लेकिन जब उसने शीला के मुंह से बात सुनी तो पप्पू बोला कि जब भी मेरी बारी आती है तब तुम बहाना बनाने लगती हो। मकान के पीछे कोई कुत्ता होगा, तुम चुपचाप मुझे बॉल फेंको। ये दोनों फिर से खेलने में लग गए। पप्पू की माँ चाय बना रही थी और उनकी गेंद नींबू के पेड़ के नीचे जा गिरी। पप्पू गेंद लाने के लिए गया। शीला घर के अंदर चाय पीने के लिए चली गई, क्योंकि उसकी माँ उसको कई बार चाय पीने के लिए बुला चुकी थी। स्कूल से आने के बाद दोनों ही बच्चे सीधा खेलने लगे थे। उन्होंने चाय नहीं पी थी। तभी जब पप्पू घर के पीछे नींबू के पेड़ के नीचे से गेंद उठा रहा था, उसके ऊपर एक गुलदार ने छलांग मार दी। पप्पू डर के मारे चिल्ला पड़ा। वो जोर जोर से बोल रहा था कि माँ, मुझे बाघ से बचाओ, बाघ मुझे मार रहा है। पहाड़ के लोग लेपर्ड को ही बाघ बोल देते हैं। पप्पू की आवाज़ सुनकर पप्पू की माँ और दादी पप्पू की तरफ दौड़ी। तब तक वो लेपर्ड पप्पू को घसीट के ले जा रहा था। पप्पू अभी छोटा बच्चा ही था, इसलिए उसके शरीर का वजन ज़्यादा नहीं था। इतनी आसानी से वो लेपर्ड उसे जिंदा ही उठाकर भाग रहा था। पप्पू की माँ और दादी गांव वालों से मदद मांगने के लिए चिल्ला पड़ी। उन लोगों को चिल्लाते सुन
गांव वाले भी अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। उन गांव वालों ने भी गुलदार को पप्पू को ले जाते हुए देखा, लेकिन जब तक कि लोग लाठी डंडा लेकर लेपर्ड की तरफ दौड़ते, लेपर्ड पप्पू की लाश को लेकर घने पेड़ों के जंगल में गायब हो गया। वहाँ जंगल में सब तरह के पेड़ थे, जैसे बांस, बुरास, चीड़, काफल। उसी दिन मुझे घटना स्थल पर जाने के लिए निर्देशित कर दिया गया, क्योंकि ये घटना दोपहर में 3 बजे के आसपास घटी थी और मुझ तक ये खबर शाम को 5 बजे तक ही पहुंची थी। इसलिए यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मुझे अंधेरा हो गया। रास्ते में हमें कई सारे जानवर भी दिखाई दिए, जिसका मतलब था कि ये जंगल जंगली जानवरों के छुपने के लिए उपयुक्त था। इसी वजह से मुझे लगता है कि गुलदार ने इस जगह को अपना ठिकाना बनाया था। रात में मैं पप्पू के घर पहुंच गया। घर के आंगन में लोगों की भीड़ जमा थी और भीड़ में बैठी कुछ औरतें लगातार रोई जा रही थी। उन औरतों में जो औरत सबसे ज़्यादा रो रही थी, उसे देखकर मैंने अनुमान लगाया कि यही उस बच्चे की माँ है। वो अपनी बड़ी बेटी को सीने से लगाई हुई थी। मेरे साथ मेरे 2 साथी और थे। हम उनके घर के आंगन में गांव के दूसरे लोगों के साथ बैठ गए। उस गांव के उत्तर पूरब में एक नाला पड़ता है। रात को 1 बजे के करीब गुलदार के गरजने की आवाज़ उस नाले की तरफ से आई। मुझे आइडिया लग गया कि हो ना हो ये वही आदमखोर लेपर्ड है। लेकिन ये रात का समय था, चारों तरफ घनघोर अंधेरा था। इसके साथ ही मैं इस जगह पर नया था। अगर रात चांदनी होती तब हम उसके पीछे जा सकते थे, लेकिन अंधेरे में हम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हमें इस इलाके की ज़्यादा जानकारी नहीं थी। गांव वालों ने मुझे बताया कि उस नाले में एक बैल पहाड़ से गिर के मर गया था। उस बैल की लाश को खाने के लिए जंगली सूअर भी आ रहे थे। पक्का उसी बैल की लाश पर गुलदार भी आया होगा। लेकिन मैं गांव वालों की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता था, क्योंकि मेरा मानना था कि लेपर्ड ने अभी भी उस बच्चे की पूरी लाश को नहीं खाया था। उस बच्चे की लाश से ही उसे भरपेट भोजन मिल सकता था। तब फिर वो बैल की लाश पर क्यों आएगा? उस नाले में लेंटाना की घनी झाड़ियाँ थीं। लेपर्ड उन्हीं झाड़ियों में मौजूद था। मैं सारी रात जागते रहा और पूरी रात हम लोग लेपर्ड की आवाज़ को सुनते रहे। सुबह 5:30 बजे जब हल्का हल्का उजाला होना शुरू हो गया, तब मैंने अपने साथी पुष्कर भट्ट से कहा, चलो तैयार हो जाओ, हम अभी उस नाले की तरफ चलेंगे जहाँ पर रात में वो गुलदार बोल रहा था। तभी हमारे दूसरे साथी त्रिलोक सिंह ने कहा कि वो भी हमारे साथ चलेगा, लेकिन मैंने त्रिलोक सिंह से कहा कि वो यहीं पर रुके रहें और बच्चे के घर वालों को जंगल में ना आने दें। मैं और पुष्कर दोनों ही जब उस नाले के पास पहुँचे तो वहाँ हमें गुलदार के पैरों के निशान मिले और साथ ही उसका ताज़ा मल पड़ा हुआ मिला, लेकिन हमें वो गुलदार नहीं दिखाई दिया। सुबह के 6:30 बज चुके थे। हम लगातार गुलदार की तलाश में थे, लेकिन गुलदार हमें नज़र नहीं आ रहा था। हमने लेंटाना की प्रत्येक झाड़ी पर पत्थर चलाए, लेकिन हमें वहाँ पर ऐसे कोई भी संकेत नहीं मिले जिससे पता चले कि लेपर्ड अभी भी वहीं है। काफ़ी प्रयास के बाद हम लोगों ने मान लिया गुलदार वहाँ से जा चुका था। जब हम गांव की तरफ वापस लौट रहे थे, सामने चीड़ का घना जंगल था। मैंने अपने साथी से कहा कि ध्यान से उस जंगल की तरफ देखना, क्योंकि चीड़ के पेड़ों के बीच में जगह खाली होती है और हमें वहाँ गुलदार नज़र आ सकता है। पुष्कर भट्ट उधर ही देखता रहा। थोड़ी देर बाद उसे कुछ नज़र आया। उसने ध्यान से देखा तो वास्तव में वो गुलदार ही था। उसने तुरंत मुझे बताया कि उसने गुलदार को देख लिया है। उसने मुझे हाथ से इशारा करके उस दिशा की तरफ देखने को कहा जिस तरफ वो गुलदार था। गुलदार हमसे बहुत दूर था, जहाँ पर मेरी राइफल की गोली नहीं पहुँच सकती थी। मैंने गांव में बैठे अपने साथी त्रिलोक सिंह को आवाज़ दी, जो कि हमें ही देख रहा था। मैंने उससे कहा कि सामने की पहाड़ी पर गुलदार दिख रहा है, तुम ध्यान से देखते रहना कि वो किस तरफ जा रहा है। हम दोनों सावधानी के साथ उस गुलदार की तरफ आगे बढ़ चले। मेरे हाथ में 315 बोर की राइफल थी। मैं आगे आगे चल रहा था और मेरा साथी मेरे पीछे पीछे आ रहा था। जब हम उस गुलदार के पास पहुंच गए, तब तक गुलदार ने हमें नहीं देखा था, लेकिन ऐन मौके पर गुलदार ने अचानक से मेरी तरफ गर्दन घुमाई और मेरी तरफ देखने लगा। मैं झट से एक पेड़ के पीछे छुप गया और मेरे पीछे चल रहा मेरा साथी एक पेड़ पर चढ़ गया।
मैं सोच रहा था कि वो गुलदार मुझे देखकर वहाँ से भागने लगेगा, लेकिन जब मैंने पेड़ के पीछे से गर्दन निकालकर गुलदार की तरफ देखा तो गुलदार मेरी तरफ ही बढ़ रहा था। ये देखते ही मैं समझ गया कि उसकी नीयत मुझ पर हमला करने की थी। मैं सोच रहा था कि गुलदार का बगल का साइड यानी कि कंधे का भाग तो दिखे ताकि मैं उस पर फायर कर सकूं, लेकिन मुझे सिर्फ उसका सर दिख रहा था। जब वो करीब 10 मीटर की दूरी तक आ गया तो मैंने सोचा कि कंधे वाला टारगेट तो नहीं मिल पाएगा, इसलिए मुझे गुलदार के सामने के हिस्से पर यानी कि माथे पर ही गोली मारनी होगी। गुलदार जमीन पर सटकर मेरी तरफ आगे बढ़ रहा था। जैसा कि गुलदार अपने शिकार पर एकदम खड़े होकर आगे नहीं बढ़ते हैं, बल्कि वो ज़मीन से सटकर ही आगे बढ़ते हैं। ज़मीन पर सटकर चलने की वजह से ही मैं उसके शरीर पर मनचाहे जगह गोली नहीं मार पा रहा था। गोली चलाने से पहले मैंने एक हल्की सी सीटी बजाई। जैसे ही मैंने सीटी बजाई, गुलदार समझ गया कि मैंने उसे देख लिया है। अब उसे छुपकर मुझ पर हमला करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुलदार एकदम खड़ा हो गया। मैंने तुरंत ही अपने 315 बोर की राइफल से फायर कर दिया। मेरे द्वारा चलाई गई गोली गुलदार को तुरंत लगी, लेकिन गोली लगने के बाद भी गुलदार मेरी तरफ आगे बढ़ता रहा। करीब 5 मीटर और बढ़ने के बाद वो चक्कर खाते हुए गिर गया। वहाँ पर एक छोटा सा पानी का कुंड था। वो उसमें लुढ़कते हुए नीचे पहुँचा और फिर उसने दम तोड़ दिया। फायर सुनते ही मेरा साथी पेड़ से नीचे उतरकर मेरे पास आया। उसने देखा कि गुलदार मर चुका था। उधर दूर से गांव के सभी लोग ये नज़ारा देख रहे थे। उन लोगों ने मेरे द्वारा चलाई गई गोली की आवाज़ भी सुन ली थी। मैंने देखा कि त्रिलोक सिंह मेरी तरफ ही दौड़कर आ रहा है। उसने चिल्लाकर मुझसे पूछा कि लेपर्ड का क्या हुआ। मैंने उसे तुरंत उत्तर दिया कि गुलदार मारा जा चुका है। मैंने त्रिलोक से कहा कि वो अपने साथ कुछ और आदमी लेते आए ताकि हम लोग गुलदार की लाश को गांव में ले जा सकें। गांव के कुछ लोग त्रिलोक सिंह के साथ वहां पर पहुंच गए। उन लोगों ने गुलदार की लाश को एक मोटी लकड़ी के साथ बांध दिया और उस मोटी लकड़ी को अपने कंधों पर रखकर गुलदार की लाश को गांव में ले आए। गुलदार की लाश को देखते ही फिर क्या था, आसपास के सभी गांव में खुशी का डंका बज गया। आसपास के गांव के सभी लोग उस गुलदार को देखने के लिए आने लगे। तुरंत ही चंपावत के सभी विभागों को गुलदार के मारे जाने की सूचना भेज दी गई। मरे हुए गुलदार को ग्राम खौली से मनाकोट की तरफ लाया गया। वहाँ पर वहाँ के फॉरेस्ट रेंज अधिकारी देवीधुरा, तहसीलदार लोहाघाट और पटवारी सभी लोग वहाँ पहुँच चुके थे। गुलदार को रेंज अधिकारी देवीधुरा के सुपुर्द कर दिया गया। 2 वर्ष पहले दनिया नामक गांव और उसके आसपास के इलाके में गुलदार का आतंक हुआ था। उस आतंक में मादा गुलदार को दोषी ठहराया जाता था। उस समय उस मादा के 2 बच्चे भी थे। मादा तो बाद में मर गई थी, लेकिन वो बच्चे बड़े हो गए थे। इस मादा का शिकार भी ठाकुरदत्त जोशी जी ने ही किया था। पहाड़ी क्षेत्रों में छिपने की जगह बहुत होती है और ऐसा माना जाता है कि केवल नर गुलदार ही बच्चों को मार सकते हैं। गुलदार को पकड़े जाने की संभावना उनके छिपने के जगहों के कारण बहुत कम हो जाती है। यही वजह है कि इन गुलदारों की संख्या पहाड़ी इलाकों में बहुत तेज़ी से बढ़ती है। लेकिन जवान नर आपस में लड़ते मरते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि इनके बीच लड़ाइयाँ बहुत होती हैं और ऐसी भयानक लड़ाई होती है जो एक गुलदार की मौत के बाद ही ख़त्म होती है। ग्राम खौली में मेरे द्वारा उस गुलदार को मारने के बाद कुछ दिनों तक शांति रही, लेकिन ये शांति ज़्यादा दिनों तक नहीं रही। कुछ ही दिनों बाद एक और गुलदार ने एक और बच्चे की जान ले ली। ये बच्चा भी अपने घर के पास ही अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तभी ये गुलदार अचानक से वहाँ पहुँच गया और उसने इतने सारे बच्चों के बीच में से ही उस छोटे बच्चे को उठा लिया। उस बच्चे की उम्र 7 साल रही होगी। ये गुलदार उस बच्चे को अपने मुंह में दबाए गायब हो गया। एक बच्चे के मारे जाने के बाद आसपास के इलाकों में तुरंत ही ये बात फैल गई कि आदमखोर फिर से वापस आ गया है। गांव के लोगों का मानना था कि यह आदमखोर वापस जिंदा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। मारे गए गुलदार का एक और साथी था और अपने साथी के मारे जाने के बाद ये गुलदार कुछ दिनों तक अपने साथी के वियोग में लोगों पर हमला नहीं कर रहा था, लेकिन मौका मिलते ही इसने उस मासूम बच्चे की जान ले ली थी।
तब तक मैं भी वापस रामनगर पहुंच चुका था। इस बार इस लेपर्ड को मारने के लिए जगह जगह के कई शिकारी बुलाए गए और ये सभी शिकारी ग्राम चौड़ा में जमा हुए। मसाल टॉर्च और पेट्रोमैक्स की रोशनी में रात में ही ये सभी शिकारी उस बच्चे की लाश को ढूंढने के लिए फिरते रहे, लेकिन उस रात बच्चे की लाश नहीं मिली। सब लोगों ने पूरन सिंह के घर में बैठ के विचार विमर्श किया। उसी रात जिला अधिकारी चंपावत और वहाँ के डीएफओ को इस घटना के बारे में सूचना दी गई, ताकि बाहर से शिकारी आके इस मैन ईटर लेपर्ड यानी कि नरभक्षी गुलदार को मार सकें। आदमखोर गुलदार को मारने के लिए प्रेम सिंह नेगी जी, जो कि मेरा सहयोगी था, उसे भेजा गया। यहाँ आकर उसने गुलदार को मारने के लिए अथक प्रयास किए, लेकिन वो नरभक्षी गुलदार को नहीं मार सका। हालांकि गुलदार को मारने के लिए कोशिशें पूरी की गई, मचान बांधा गया, गुलदार के चारे के लिए जानवर भी बांधे गए, फायर किए गए, पिंजड़े लगाए गए, लेकिन गुलदार चालाक था, गुलदार नहीं मरा। उस पूरे इलाके में गुलदार का आतंक व्याप्त हो चुका था। मेरे शिष्य पिथौरागढ़ के विद्यासागर पांडे और इकबाल हुसैन को डीएफओ पिथौरागढ़ ने बुलवाया। उनके द्वारा भी काफ़ी प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि जब जोशी जी ने पहली बार 2 ही दिन के भीतर उस आदमखोर को मार गिराया था, तब फिर उन्हें यहाँ क्यों नहीं बुलाया गया। तो इसके जवाब में जोशी जी लिखते हैं कि मैं उस समय पौड़ी गढ़वाल में था, क्योंकि वहाँ पर भी गुलदार का ही आतंक चल रहा था। जब वहाँ की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तब मुझे वायरलेस किया गया कि आप वापस आइए और डायरेक्टर कॉर्बेट नेशनल पार्क से मुलाकात कीजिए। मैं पौड़ी गढ़वाल से रामनगर आ गया। यहाँ आकर मैंने डायरेक्टर साहब से मुलाकात की। उस समय डायरेक्टर थे श्री RC गौतम जी। डायरेक्टर साहब ने मुझसे कहा कि जोशी, मनाकोट में नरभक्षी गुलदार का बहुत आतंक है, आप फ़ौरन वहाँ जाइए, क्षेत्र का निरीक्षण कीजिए और फिर मुझे रिपोर्ट कीजिए। निदेशक महोदय की आज्ञा पाकर मैं देवीधुरा रेंज मनाकोट पहुँच गया। पूरे इलाके में दहशत का माहौल था, लेकिन मेरे वहाँ पर पहुँचने पर वहाँ की जनता को खुशी हुई, क्योंकि उन्हें अब विश्वास हो चला था कि पक्का अब वो नरभक्षी मारा जाएगा। मैंने क्षेत्र का निरीक्षण किया और पाया कि हर क्षेत्र में, हर घर में, हर जनमानस में गुलदार को लेकर बहुत ज़्यादा आतंक है। मैंने डायरेक्टर साहब को फ़ोन पर इन्फॉर्म किया और आसपास के कुछ सम्मानित अधिकारियों और ग्राम प्रधानों को बुलाकर मैंने सलाह मशवरा किया। प्रेम सिंह नेगी और भूपाल सिंह रावत, जो कि कुशल शिकारी थे और वहाँ पर मुझसे पहले से काम कर रहे थे, मैंने उन लोगों से उस गुलदार के बारे में अधिक से अधिक जानकारियाँ जुटाई, जैसे उस गुलदार का साइज और उसकी आदतें। उस रात मैंने विश्राम किया। अगली सुबह से मैंने भी जंगल में पेट्रोलिंग करना शुरू कर दिया। मनाकोट चौकी में 28 अगस्त 1998 की बात है, मैंने पूरी रात पेट्रोलिंग की। उसके अगले दिन मैं पूरे दिन सोया। शाम के 4 बजे मैं चौकी वापस आ गया। शाम को 5 बजे करीब एक घोड़े वाले ने मुझे खबर दी कि ख्याली गांव के आसपास एक नाले में गुलदार बोल रहा था और वहां पर बहुत सारे लंगूर पेड़ पर बैठे हैं, जो उस गुलदार को देखकर लगातार वार्निंग कॉल दे रहे हैं। हम लोग मनाकोट चौकी में बैठे थे। मैंने पुष्कर भट्ट से कहा कि चलो वहीं चलते हैं, रात को गश्त लगाएंगे। वो जगह यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर थी, इसलिए हम लोग अंधेरा होने से पहले वहाँ पहुँचना चाहते थे। ख्याली गांव में ही त्रिलोक सिंह भी रहते थे, जो कि हमारे पुराने साथी थे। अंधेरा होने से पहले हम लोग ख्याली गांव पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद हमने त्रिलोक सिंह को भी अपने साथ ले लिया और हम उस नाले की तरफ बढ़ चले, जहाँ पर उस घोड़े वाले ने हमें गुलदार के होने की बात बताई थी। जब हम नाले के पास पहुँचे, तब वहाँ पर सभी प्रकार की हलचल खत्म हो चुकी थी। हम लोग बड़ी उम्मीद लेकर यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन यहाँ आने तक सारा रोमांच खत्म हो चुका था। लेपर्ड यहाँ से जा चुका था। हम लोग उसी रात वापस मनकोट आ गए। मेरे वहाँ पहुँचने के बाद 4 अगस्त 1998 से 30 अगस्त 1998 तक वहाँ कोई घटना नहीं घटी और धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि अब मुझे वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन 30 अगस्त को राम सिंह की लड़की राधा को शाम को 5 बजे जंगल से आते वक्त गुलदार ने अपना शिकार बना लिया। इस घटना से क्षेत्र में बहुत बड़ी दहशत फैल गई। राधा की लाश
रात के 12 बजे मिली। लाश का अगला भाग गुलदार ने खा लिया था। इस घटना के बाद वहाँ पर कोटद्वार और पिथौरागढ़ से शिकारी भेजे गए। तब तक मैं रामनगर वापस आ चुका था, लेकिन मेरे बाद वो शिकारी भी गुलदार को मारने में असफल रहे। 15 सितंबर 1998 को शाम के 6 बजे मनाकोट बाजार में गुलदार एक महिला के घर में घुस गया। घर के अंदर एक भोटिया कुत्ता था जिसने उस महिला की जान बचा ली। इस घटना के बाद 17 सितंबर को मालातोली गांव के निवासी त्रिलोक सिंह की बेटी पुष्पा, जो कि मात्र 3 साल की थी, उसे गुलदार उठा ले गया। घटना के समय रात के 8 बज रहे थे। सितंबर का महीना था, थोड़ी बहुत गर्मी हो रही थी। पुष्पा की दादी आंगन में बैठी हुई थी। उसकी माँ घर में रोटी बना रही थी। अचानक से मकान की सीढ़ियों की ओट में छिपा लेपर्ड उसके ऊपर उछला और पुष्पा को उठा ले गया। बहुत हो हल्ला हुआ, लेकिन गुलदार ने उस मासूम को नहीं छोड़ा। सुबह लोग जंगल में पुष्पा की लाश को ढूंढने गए तो उसकी लाश के कुछ टुकड़े ही उनको मिल पाए। विभाग के लोग जब मौका वारदात पर पहुंचे तब उन्हें वहां पर गुलदार के पगमार्क मिले, और जब उन पैरों के निशानों का मिलान उस गुलदार से किया गया जिसने कि राधा को मारा था, तो उन्होंने पाया कि दोनों एक ही गुलदार के पैरों के निशान थे। पुष्पा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और वहाँ की जनता को आश्वासन दिया गया कि रामनगर से फिर से ठाकुरदास जोशी जी को इस लेपर्ड को मारने के लिए बुलाया जा रहा है। 27 सितंबर की बात है। चंपावत और अल्मोड़ा की सीमा पर स्थित गांव सेरा की एक 8 साल की बच्ची को गुलदार ने अपना निशाना बना लिया। वो बच्ची अपने मकान की छत पर लालटेन जलाकर पढ़ रही थी। गुलदार चुपचाप आया। उस बच्ची को लगा कि उसका कुत्ता रोटी खाने के लिए आ रहा है, लेकिन वो कुत्ता नहीं था, वो निर्दयी गुलदार था। वो गुलदार उस बच्ची को अपने मुंह में दबाकर भाग चला। उस गांव में इंसानों की आबादी बहुत ज़्यादा नहीं थी। तुरंत ही बच्ची को ढूंढने के लिए एक खोजी दल का गठन किया गया। वो लोग लाश को ढूंढने के लिए गए। बहुत देर मेहनत करने के बाद आखिरकार लाश मिल गई। गुलदार ने उस बच्ची का कुछ हिस्सा खा लिया था। इस घटना के बाद वहाँ के लोग और भड़क गए। विभाग के अधिकारी जनता को समझा रहे थे कि शिकारी ठाकुरदास जोशी आने ही वाले हैं, और जो शिकारी पहले से वहाँ थे वो जान बचाकर भाग रहे थे, क्योंकि जनता बहुत ज़्यादा नाराज़ थी और कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। सेरा गांव में ही 8 अक्टूबर 1998 को 4 बजे मंजू पानी भरने के लिए गई थी। इस गांव में एक छोटी सी पहाड़ी है, उसके नीचे एक बांस का जंगल है। बांस की जड़ों के पास से जो पानी निकलता है उसे बहुत ही ठंडा, जड़ी बूटी वाला और स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। कुमारी मंजू, जिसकी उम्र 10 साल रही होगी, वो पानी लेने के लिए उसी तरफ जा रही थी। पास की एक लड़की ने मंजू को पानी लाने जाते हुए देखा। उस दूसरी बच्ची का नाम शांति था। वो अपने जानवरों के लिए घास लेने के लिए गई हुई थी। शांति ने अपनी चाची से पूछा कि चाची, मंजू पानी लेने गई थी, अभी तक लौटी नहीं क्या? उसकी माँ ने पूछा कि मंजू किसके साथ गई है? तो शांति बोली, मैंने तो उसे अकेले ही जाते देखा था। अकेले ही जाने की बात पर मंजू की माँ को चिंता हो गई कि फिर मंजू अब तक क्यों नहीं आई। इतने में मंजू के पिता अपनी टेलरिंग शॉप से, जो कि मनौली में थी, घर की तरफ आ गए। उन्हें खबर दी गई कि मंजू पानी लेने गई थी और अभी तक वापस नहीं आई है। मंजू के पिता ने भी एक तांबे का घड़ा उठाया और वहीं बंजारी, यानी कि जहाँ से बांस के पेड़ के पास से पानी निकलता था, वहाँ मंजू को पता करने के लिए चल दिए। रास्ते में करीब 100 मीटर चलने के बाद उन्हें मंजू का टूटा हुआ घड़ा और उल्टी सीधी चप्पलें पड़ी हुई मिली। वो उस जगह पहुँचे जहाँ मंजू का घड़ा गिरा पड़ा था और चप्पलें भी वहीं गिरी थी। वहाँ उन्होंने देखा कि मंजू को घसीटने के निशान भी थे और उन निशानों के साथ वहाँ पर खून की बूंदें भी पड़ी हुई थी। उन्हें पूरा यकीन हो गया कि उनकी बिटिया मंजू को गुलदार ने मार दिया। उन्होंने चिल्ला के आवाज़ दी कि मंजू को भाग ले गया। गांव के सारे लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे। करीब 14-15 लोग वहां पहुंच चुके थे। वो लोग लाठी डंडा, दराती और कुल्हाड़ी लेकर आए थे। वो लोग मंजू के घसीटने के निशानों को देखते देखते आगे बढ़े। ये जगह पहाड़ी इलाका था, बहुत सारी झाड़ियाँ भी थीं। करीब 1 किलोमीटर जाने के बाद जब गुलदार ने देखा कि शोर करते हुए लोग उसकी तरफ आ रहे हैं, तब उसने मंजू की लाश छोड़ दी और वो वहाँ से भाग गया। मंजू की लाश को खोजते खोजते शाम के 6 बज चुके थे।
वो गुलदार मंजू का काफ़ी हिस्सा खा चुका था। गांव वाले मंजू की लाश को उठा के गांव की तरफ लाए। आधे घंटे बाद वो गुलदार गरजता हुआ उसी गांव में आ गया। इस बार गुलदार ने बहुत हिम्मत दिखाई थी। मंजू की लाश उसके घर के बाहर आंगन में रखी हुई थी। वहाँ पर आग भी जला दी गई थी। लाश की सुरक्षा के लिए पूरी रात गांव वाले वहीं बैठे रहे। पूरी रात गुलदार पास में ही बोल रहा था, लेकिन इतने सारे लोगों की भीड़ और आग जलते देख वो वहाँ नहीं आया। अगली सुबह उस गांव के पटवारी को बुलाया गया और मंजू की लाश का पंचनामा करके उसे दफना दिया गया। बाद में उस गांव में अधिकारियों और कर्मचारियों का तांता लग गया। बहुत सारे लोग आ रहे थे और मंजू के माता पिता को सांत्वना दे रहे थे। देवीधुरा के रेंजर उमाराम और एसडीओ जीवनचंद जोशी गांव में आए और मृतक के परिवार वालों को 10,000 रुपये सहायता राशि दी गई। सेरा गांव में आदमखोर गुलदार कई बार वार कर चुका था। 2 इंसान उसके हमले में मारे गए थे। दोनों ही बार उसे लड़कियों का मांस खाने को मिल गया था, इसलिए उस आदमखोर को आसान शिकार की आदत लग चुकी थी। इसलिए उस गुलदार ने गांव सेरा में डेरा डाल दिया। 15 अक्टूबर की रात के 10 बजे के करीब वो गुलदार एक विधवा महिला लक्ष्मी देवी के घर में घुस गया। वो खाना खाकर हाथ धोने के लिए बाहर आई थी। लक्ष्मी देवी जैसे ही घर के अंदर वापस घुसी, गुलदार ने झपट्टा मार दिया। लक्ष्मी के हाथ में 3 सेल वाली टॉर्च थी। जैसे ही गुलदार उस पर झपटा, उसने टॉर्च की रोशनी गुलदार की आंखों में नज़दीक से डाल दी। इतनी नज़दीक से टॉर्च की रोशनी जब आंखों में पड़ी तो गुलदार की आंखें चकाचौंध हो गई और उसकी पकड़ से लक्ष्मी छूट गई। लक्ष्मी देवी बड़ी साहसी थी। उसने फौरन एक जलती हुई लकड़ी उठाई और उसे गुलदार के सर पर मारने की कोशिश की। गुलदार जान बचाकर बाहर चला गया और लक्ष्मी देवी की जान उस दिन बच गई। जब गुलदार प्रतिदिन इंसानों पर हमला करने की कार्रवाई कर रहा था, तो उस इलाके के डीएम नवीन सन शर्मा जी ने वन्यजीव प्रतिपालक को एक फैक्स भेजा। मुझे वहाँ दोबारा भेजा गया। उस गुलदार प्रभावित क्षेत्र में कार्रवाई करने के लिए जैसे मैं वहाँ पर पहुँचा तो जनता को ये विश्वास हो गया कि अब तो गुलदार मारा ही जाएगा। 23 अक्टूबर 1998 को जब मैं पनौली खेली और चौड़ा ग्राम का निरीक्षण कर रहा था, अभी मुझे निरीक्षण करते हुए 2 दिन ही हुए थे कि 25 अक्टूबर 1998 को दोपहर के 3 बजे सैल गांव में एक आवाज़ आई कि वहां पर खेतों के किनारे पर गुलदार ने दयाराम जी की पुत्री, जो कि 14 साल की थी, उसे अपना शिकार बना लिया। मुझे तत्काल वहां पर पहुंचने के लिए कहा गया। मैं फॉरेस्ट गार्ड पुष्कर भट्ट को लेकर वहां पहुंच गया। गांव में प्रधान जी के साथ में गांव के बाकी के लोग लाठी कुल्हाड़ी लेकर मेरे पीछे पीछे आए। मैं झाड़ियों में उस 14 वर्षीय बालिका के अवशेष और खून के निशान ढूंढ रहा था। वहां पर मुझे लाश को घसीटने के निशान भी मिल रहे थे। उस बच्ची की लाश को ढूंढते ढूंढते शाम के 6 बज चुके थे। तभी वहां के ग्राम प्रधान ने रात में अच्छी तरह से उजाला करने के लिए पेट्रोमैक्स का जुगाड़ कर दिया। मैं सबसे आगे चल रहा था और मेरे पीछे पुष्कर भट्ट अपनी 12 बोर की बंदूक लेकर चल रहे थे। मैंने सबको आगाह कर दिया था कि रात का समय है, इसलिए बोलते बोलते मेरे पीछे आओ। करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर प्रेमा के कपड़े मिले, जो कि खून से सने हुए थे। फिर हम लोग हाथ में मसाले लेकर आगे बढ़े तो गुलदार गुस्से से बोल पड़ा, लेकिन वो हम लोगों की तरफ नहीं आ रहा था। वो आगे की तरफ बढ़ रहा था। मैंने उन लोगों से कहा कि घबराना ही। वो गुलदार लाश को छोड़कर आगे बढ़ चुका है। कुछ ही देर में प्रेमा की लाश मिल गई। मैं और भट्ट लोगों की सुरक्षा के लिए खड़े थे। प्रधान और अन्य लोगों ने लाश को देखा तो ये पाया कि पिछला भाग और सामने का मुंह गुलदार ने खा लिया था। पास में कोई ऐसा पेड़ नहीं था कि जिस पर मचान बांधा जा सके। दूसरी बात, प्रेमा के पिता उसकी लाश को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे, इसलिए रात के 9 बजे प्रेमा की लाश को उठाकर गांव में ले जाया गया। उस लड़की के घर के आंगन में लाश को रखा गया। 3 तरफ से सुरक्षा के लिए आग जला दी गई, क्योंकि पिछली बार लेपर्ड अपने शिकार पर रात में वापस लौटने की कोशिश कर रहा था। मैं और मेरा साथी वहाँ पर बैठे थे। लोग गुलदार के आतंक से बड़े भयभीत थे और उधर रात में वो गुलदार दहाड़ते हुए गांव के किनारे पर आ चुका था। जैसे ही लोगों ने उस गुलदार की आवाज़ सुनी तो अधिकतर गांव वाले डर के मारे अपने घरों में बंद हो गए। पट्टी पटवारी कुछ लोगों के साथ ग्राम बनौली से वहां पर आए।
मैंने प्रस्ताव रखा कि मचान बांधकर एक रात के लिए लाश उसके नीचे रखने की इजाज़त दे दे। ऐसी रिक्वेस्ट उस बच्ची के परिवार से की जाए। ये प्रार्थना की गई, लेकिन मृतका के परिवार वाले इस बात के लिए राजी नहीं हुए। 26 अक्टूबर 1998 को उस गांव के किनारे पर एक मचान बांधा गया। बच्ची की लाश तो नहीं मिली, इसलिए एक बकरा चारे के लिए बांध दिया गया। लेकिन रात भर बैठने के बावजूद गुलदार उस रास्ते पर नहीं आया। 27 और 28 को भी मैंने गांव में डेरा डाला, लेकिन आदमखोर चंगुल में नहीं आया। फिर उस गांव में पिंजरा भी लगाया गया, लेकिन वो आदमखोर बड़ा चालाक था। पिंजरे के ऊपर जो अंकुश होता है, जो उसके दरवाजे को होल्ड करके रखता है, गुलदार ने बाहर से ही वो अंकुश हिला दिया और पिंजरे का दरवाज़ा बंद हो गया और गुलदार बाहर ही रह गया। मैंने भट्ट से कहा कि इसके पहले जो शिकारी यहाँ पर आए थे, उन्होंने इस तेंदुए पर फायरिंग की है। यही वजह है कि ये इतना चालाक हो गया है। ये आदमखोर शिकारियों की चाल पहले ही समझ जाता है। अब मैंने सोचा इस चालाक तेंदुए को नॉर्मल शिकार जो कि उसके द्वारा किया गया होगा, उस पर ही मारा जा सकता है। बकरी बांध के बाद नहीं बनेगी। मास्टर श्री भैरव दत्त जी से ये मालूम चला कि सेरा गांव में तेंदुए ने एक बैल को मारा है और बैल की लाश को गांव वालों ने खींच के नाले में फेंक दिया है। उस स्थान का जब मैंने निरीक्षण किया तो मालूम चला कि बैल की लाश तो बहुत पहले की थी, वो अब तक सड़ गल चुकी थी। वो नरभक्षी तेंदुआ अभी भी वहाँ पर आता जाता था। मैंने जब उस आदमखोर गुलदार के पंजों को इस गुलदार के पंजों से मिलाया तो मालूम चला ये वही आदमखोर गुलदार है। नवंबर 1998 को हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस के तहत गश्त लगा रहे थे। उसी इलाके का निरीक्षण करने जा रहे थे। मेरे साथ थे फॉरेस्ट गार्ड पुष्कर भट्ट, श्री भुवनचंद तिवारी जो कि थे संपादक अमर उजाला, और श्री ईश्वर दत्त जो कि हेडमास्टर थे। मैं पगमार्क्स को देखता हुआ जा रहा था और हम लोगों में सबसे पीछे चल रहे थे ईश्वर दत्त। उनकी नज़र उस नरभक्षी तेंदुए के ऊपर पड़ी। उन्होंने फ़ौरन मुझे बताया और मैंने देखा वो तेंदुआ मेरी निगाह के सामने था। अपनी 315 बोर की राइफल में मैंने एक राउंड चैम्बर में डाला और निशाना लगाने के लिए तैयार हो गया। हम धीरे धीरे आगे चल रहे थे। उस नरभक्षी तेंदुए के कानों में हमारे कदमों की आहट पड़ी। वो सतर्क हो गया और खड़ा हो गया। मैंने एक गोली दागकर दूसरी गोली चैम्बर में डाल दी। जब वो आदमखोर नीचे गिर के दोबारा खड़ा हुआ तो मैंने दूसरी गोली दाग दी। तब भट्ट ने भी अपने 12 बोर की बंदूक से उस पर फायर कर दिया। इतनी सारी गोलियां लगने के बाद वो लेपर्ड वहीं पर गिर पड़ा। उसके शरीर में कोई भी हलचल नहीं थी। हम लोग आश्वस्त हो गए कि अब वो लेपर्ड मर चुका है। हम लोग उस मरे हुए तेंदुए के पास गए। हमने पास जाकर देखा वो लेपर्ड हमेशा हमेशा के लिए सो चुका था। धीरे धीरे उस क्षेत्र के लोग उस मरे हुए गुलदार को देखने के लिए आने लगे। मरे हुए गुलदार को श्री ईश्वर दत्त और बाला दत्त के आंगन में रखा गया। पूरनचंद दानी भी वहाँ पर आ गए। सभी लोगों ने बताया कि ये वही तेंदुआ है जो कि नरभक्षी था। फिर दिन में रेंजर देवीदुरा, एसडीएम लोहाघाट, एसडीओ चंपावत और भी कई अफसर उस आदमखोर गुलदार को देखने के लिए आए। मृत गुलदार को रेंजर उमाराम को सौंप दिया गया। 2 नवंबर 1998 को जिलाधिकारी यानी कि डीएम श्री नवीन चंद्र शर्मा जी ने मुझे अपने कार्यालय में बुलाया और मुझे सम्मान पत्र दिया। लेकिन उससे ज़्यादा संतोष मुझे इस बात का था कि पूरे इलाके की जनता जिस नरभक्षी तेंदुए से परेशान थी, मैंने उन्हें उस आतंक से छुटकारा दिला दिया था और उनका विश्वास जीत लिया था। तो दोस्तों, इस तरह से ख़त्म होती है हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की ये कहानी भी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप इन कहानियों को अपने चाहने वालों के साथ भी शेयर ज़रूर किया करें। आप जितना शेयर करेंगे हमारा कॉर्बेट लोर परिवार उतना बढ़ता जाएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब अलविदा लेने से पहले मैं कुछ सब्सक्राइबर्स का नाम ले लूँ जो पिछली वीडियो पर लगातार कमेंट करते रहे थे। उनके नाम हैं श्याम कुमावत भिलवाड़ा राजस्थान से, मधु मांझी उड़ीसा से, किशोर नागराज छत्तीसगढ़ से, पिकाचू सिंह, विक्रम सिंह गौड़ और मनप्रीत सिरोही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।